नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय, नई किताब का नया अध्याय। और आज हम लोग पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्याय 2, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। और आज है भैया उसका लेक्चर नंबर 1। हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र में माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर 1 है, परिचय है, वो कंप्लीट कर लिया है। समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय भी खत्म कर लिया और समष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 3 मुद्रा और बैंकिंग भी खत्म कर लिया। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं व्यष्टि का अध्याय 2, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। और हमारा भी एक सिद्धांत है कि जब भी नया चैप्टर शुरू होगा तो हम लोग पहले उसका चैप्टर फ्लो जानेंगे कि भैया इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम आज बात करेंगे इस चैप्टर में सबसे पहले परिचय, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है कि उपभोक्ता एक्चुअल में होता कौन है। तो उपभोक्ता वही है जो दुकान से सामान खरीद कर करके लेकर के आता है। ठीक है, तो आप भी लेकर के आते हैं तो आप भी उपभोक्ता है। ये उपयोगिता का कॉन्सेप्ट क्या है, यूटिलिटी क्या होती है, उपभोक्ता का बजट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सी बार सुना होगा ये हमारे बजट में नहीं है। उपभोक्ता का इष्टतम चयन क्या है, मांग क्या होती है, बाजार मांग क्या है, और फिर मांग की लोच क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सभी के सभी टॉपिक्स बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। पर आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे परिचय की, इंट्रोडक्शन की। और उसके अलावा आपकी एनसीईआरटी में पहली जो हेडिंग है प्रारंभिक संकेतन और अभिग्रह की। ओके, तो ये भी कंज्यूमर है, उपभोक्ता है। चलिए तो शुरू कर देते हैं आज के अपने लेक्चर को। परिचय या इंट्रोडक्शन जिसको कहा जाता है, और ये एक मेरा हमेशा से ही, चाहे ऑफलाइन रह रही हो चाहे ऑनलाइन रहा हो, मेरे हमेशा से एक नेचर रहा है कि मैं सबसे पहले बच्चों को चैप्टर को समझाने से पहले चैप्टर की जो हेडिंग है या चैप्टर का जो नाम है वो मैं बच्चों को समझाऊं। तो अब इस चैप्टर का जो नाम है वो क्या है उसको लिख लेता हूं मैं पहले एक बार। उपभोक्ता के व्यवहार, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। क्या लिखते हैं अपन इस चैप्टर का नाम? उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बड़े ही इंग्लिश आती है उनको, इसलिए वो कहते हैं कि गुरुजी इंग्लिश में भी लिखा करो। इंग्लिश में भी लिख देते हैं भैया। इंग्लिश में लिखा जाएगा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। क्या लिखा जाएगा? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ओके, तो इस चैप्टर का नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब अगर इसमें सबसे पहले अगर कोई चीज समझने की आवश्यकता है तो वो ये है कि उपभोक्ता कौन होता है। उपभोक्ता के व्यवहार की हम लोगों को बात करनी है, कंज्यूमर के बिहेवियर की हम लोगों को बात करनी है। तो सबसे पहले हम ये तो जाने कि उपभोक्ता कौन होता है, ये जानना जरूरी है। मैं कहूं कि आज यार उस बच्ची का व्यवहार मुझे समझना है कि उस बच्चे का व्यवहार कैसा है, तो पहले उस बच्ची की तो बात करूं कि वो बच्ची है कौन, वो बच्चा है कौन। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ उपभोक्ता के व्यवहार की बात कर रहे हैं तो हमें जानना होगा कि उपभोक्ता होता कौन है, किसको कहा जाता है उपभोक्ता, कौन से ग्रह से, कौन से प्लेनेट से आता है ये उपभोक्ता। परंतु इस उपभोक्ता को समझने से पहले आपको एक शब्द और समझना है, उसको कहा जाता है बाजार, मार्केट। अब आप बोलोगे गुरुजी ये तो मत समझाओ। 100% गुरुजी ये मत समझाना हमें आता है। मैं वहां जाता हूं, सर हमारे वो वाला मार्केट है, वहां कपड़े बिकते हैं सर हमारे वो भी मार्केट है, वहां भी वो मार्केट हो गया। मैं बाजार बहुत अच्छे से जानता हूं सर, परंतु आप लोगों को बाजार को परिभाषित करना नहीं आता। आपके एग्जाम में जब आ जाएगा कि बाजार क्या होता है बताइए, तो ये लिखोगे कि हाँ मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे जो है वो बाजार है, ये लिखोगे क्या? नहीं। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें क्या समझना जरूरी है? हमें समझना जरूरी है बाजार को। किसको समझना जरूरी है? बाजार को। अगर उपभोक्ता को समझना है तो उपभोक्ता से पहले किसको समझो? बाजार को समझो, मार्केट को समझो। मार्केट, बाजार या मार्केट किसको कहा जाता है? बाजार वह स्थान होता है, बाजार वह स्थान होता है जहां पर वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन होता है। बाजार वह स्थान होता है जहां पर
वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होता है। ओके, आप लेन देन को आसान बनाने के लिए एक शब्द में लिखने के लिए विनिमय भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? विनिमय। वस्तु एवं सेवाओं का क्या होता हो? विनिमय होता हो। तो बाजार वह स्थान होता है जहां पर वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन होता है या विनिमय होता है। मतलब जब हम वस्तुओं को खरीदने बेचने का काम करते हैं, जहां पर हम वस्तुओं सेवाओं को लेने और बेचने का काम करते हैं, उसी स्थान को बाजार कहा जाता है। अगर अब बाजार की कोई ऐसा नहीं कि कोई एरिया बाजार होगा, जैसे कि अगर आपके कॉलोनी में एक सब्जी बेचने वाले भैया आते हैं और वो आपको घर के बाहर खड़े होकर के सब्जी बेच रहे हैं, वो भी बाजार हो गया। ठीक है, डोर टू डोर कोई सप्लाई करने वाला आता है, घर टू घर कुछ चीजें देने वाला आता है, तो वो उस समय वो घर भी क्या बन जाएगा, वो एरिया भी क्या बन जाएगा, बाजार बन जाएगा। तो बाजार का ऐसा नहीं कि नहीं साहब हमारा वो वाला जो फलाना फलाना है ना, वहाँ कपड़े ही कपड़े मिलते हैं, वो वाला बाजार, वो तो है ही, क्योंकि वहां पर भी वस्तुओं का लेन देन हो रहा है, तो वो भी बाजार है। इसी के अलावा आजकल आप देखा करो कि ज्यादातर जो सामान लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। हाँ भैया ये वाला सामान, तो हम किससे? ऑनलाइन पे हम खरीद रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? ऑनलाइन मार्केट हो जाएगा। जहां हमारा लेन देन हो रहा है वही स्थान क्या कहला देगा? बाजार कहला देगा। वस्तु एवं सेवाओं को जहां पर भी हम खरीदते बेचते हैं, उसी को हम लोग क्या कह देंगे? बाजार कह देंगे। आज आप हमसे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो ये क्या हो गया? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, ऑनलाइन मार्केट हो गया। वस्तु और सेवाओं में तो आपको अंतर बताई होगा। वस्तुएं टेंजिबल होती है बच्चों, वस्तुएं क्या होती है? टेंजिबल होती है, जिनको आप छू सकते हैं। ठीक है, और सेवाएं जो हैं वो इंटेंजिबल होती है, जिनको आप लोग छू नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरा पढ़ाना, डॉक्टर का चेक करना, ये सब क्या है? सेवाओं में है। परंतु ये मार्कर क्या है? ये मार्कर वस्तु है, क्योंकि इसको टच कर सकता हूं। ये टी शर्ट क्या है? वस्तु है। ये माइक क्या है? वस्तु है। ये कैमरा क्या है? वस्तु है। ये बोर्ड क्या है? वस्तु है। तो वस्तुएं टेंजिबल होती है, जिनको हम छू सकते हैं। सेवाएं इंटेंजिबल हो सकती है, जिनको सिर्फ और सिर्फ फील करा जा सकता है बच्चों। तो वस्तु और सेवाओं का जहां पर भी लेन देन हो, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? बाजार या मार्केट कहते हैं। चलिए, यहां तक की बात, यहां तक की जो कहानी है वो आप लोगों को क्लियर। अब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया और वो अगर ये पूछ लेगा कि भैया बताओ बाजार का मतलब क्या होता है, तो आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन में 100% पूरे में से पूरे नंबर लिया होगे। अब इसी बाजार में, इसी मार्केट में हमारी 2 भूमिका होती है। हर व्यक्ति, हर पर्सन 2 रोल निभाता है। ठीक है ना? ठीक है, जुड़वा जुड़वा ठीक है ना? 2 रोल निभाते हैं हम इसी मार्केट में। 2 रोल कौन कौन से हैं? पहला जो रोल है वो उत्पादक का है बच्चों। पहला जो रोल है वो कौन सा है? उत्पादक का है, प्रोड्यूसर का है। मतलब हम सबसे पहले तो क्या करते हैं? किसी ना किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं? हम 3 क्षेत्रों में से किसी ना किसी में जुड़े हुए हैं। हम प्राथमिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, या तो अगर आपके पिताजी खेतीबाड़ी का काम करते हैं, किसान का काम करते हैं, तो वो प्राथमिक क्षेत्र में है। अगर आपके पिताजी किसी उद्योग में काम करते हैं तो वो द्वितीय क्षेत्र में है। और अगर आपके पिताजी, माता पिताजी, भैया भाभी, कोई भी व्यक्ति सेवा क्षेत्र में काम कर रहा है तो वो तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, हमने पहले क्या करा? उत्पादन करा। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं अपनी सेवाओं का जो है उत्पादन कर रहा हूं, प्रोडक्शन कर रहा हूं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सभी लोग किसी ना किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं। पहले हम उत्पादन करेंगे, उस उत्पादन के बदले में हमें क्या मिलेगी? आय मिलेगी। इसी उत्पादन के बदले में हमें आय मिलेगी। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने सेवाओं का उत्पादन करा, मैं तृतीय क्षेत्र में हूं, तो मुझे क्या इसके बदले में? पेमेंट होगा। और पेमेंट होने के बाद फिर मैं चाहूं जो खरीद सकता हूं। आपके पिताजी खेतीबाड़ी का काम करते हैं, किसान का काम करते हैं। वो पहले फसलों को उगाएंगे, फिर वो तैयार हो जाएंगी, उनकी कटाई करेंगे, फिर उनको मार्केट में बेचेंगे। तो मार्केट में बेचने तक वो उत्पादक हैं, और फिर उनके बाद पैसा उनके हाथ में आ जाएगा। तो बाजार में हमारा रोल एक तो बेचने वाला भी हो सकता है और एक खरीदने वाला भी होगा। तो जब हम बात कर रहे हैं उत्पादक की, तो पहला हमारा रोल उत्पादक का होता है, जहां पर हम वस्तुओं या सेवाओं का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। दूसरा, अब हम बात कर लेते हैं उपभोक्ता की। उपभोक्ता की, या जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कंज्यूमर कहा जाता है। अब यहां पर आपने वस्तुओं का क्या करा? निर्माण करा, सेवाओं का निर्माण करा। निर्माण कर करके आपने क्या कर लिया भैया? पैसा कमा लिया। अब आपके पास पैसा आ गया, अब आपके पास आपकी जो इनकम है वो आ गई। अब उस इनकम को खर्च करना भी तो जरूरी है ठीक है, उस इनकम को खर्च करना भी जरूरी है। भाई आज मैं पढ़ा करके पैसा कमा सकता हूं, ठीक है, मैंने पढ़ाया और मैंने पैसा कमा लिया, परंतु और मैं जो बाकी आवश्यकताएं,
मुझे टी शर्ट खरीदनी है, मुझे कपड़े खरीदने हैं, मुझे जूते खरीदने हैं, मुझे घड़ी खरीदनी है, मुझे मोबाइल खरीदना है, मुझे मकान खरीदना है, मुझे एसी खरीदना है, मुझे खाने पीने के सामान खरीदने हैं, ये सारे सामान तो मुझे दूसरों से लेने पड़ेंगे जो कि दूसरे उत्पादक है, ठीक है, उन्हीं से लेने पड़ेंगे। तो मेरे पास जो आय आई, जो मेरे पास इनकम आई, अब वो उसको मैं क्या करूंगा, मेरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उस पैसे को खर्चा करूंगा। तो जब भी हम किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करते हैं, क्या लिखेंगे, जब भी हम किसी वस्तु एवं सेवा का उपभोग करते हैं तो हम क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। जब भी हम किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करते हैं तो हम उपभोक्ता कहलाते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं उत्पादक हूं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, आप उपभोक्ता हैं, आप उपभोक्ता हैं। आपके पिताजी किसान हैं, उन्होंने सामान उगाया, वो उत्पादक है, उनसे मैं गेहूं खरीद रहा हूं, मैं उपभोक्ता हूं, ठीक है। हमने टी शर्ट बनाई, आपने टी शर्टें खरीदी, हम उत्पादक हैं, आप उपभोक्ता हो। आप बर्तनों की दुकान पे जाते हो, वो उत्पादक है, आपने खरीदा, आप उपभोक्ता हो। आप रेस्टोरेंट वाले ने सामान बनाया खाने पीने का, वो उत्पादक है, आपने रेस्टोरेंट में बैठ करके खाना पीना खा करके आए, आप उपभोक्ता हो। तो किसी भी वस्तु या सेवा का उपभोग करना, आपने वो सुना है कि हम भगवान को 56 भोग लगाते हैं। भोग का मतलब क्या होता है, खाने पीने का सामान, है ना। तो उपभोग, हम भोग कर लगा रहे हैं, किसको, खुद को ही लगा रहे हैं, तो हम उपभोग कर लेंगे। मतलब सीधा सा कहने का मतलब है किसी भी वस्तु सेवा का इस्तेमाल करना। जो भी किसी वस्तु या सेवा का इस्तेमाल करेगा वो उपभोक्ता कहलाएगा। इस घड़ी का इस्तेमाल कौन कर रहे हैं, मनीष सर कर रहे हैं, तो मनीष सर क्या हो गए, इसके उपभोक्ता हो गए। मनीष सर टी शर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, मनीष सर टी शर्ट के उपभोक्ता हो गए। कंज्यूमर इसको कहा जाता है। यहां तक आपको बात क्लियर कि भैया बाजार क्या होता है, उत्पादक और उपभोक्ता क्या है, ये मैंने आपको क्लियर। एक छोटी सी चीज जो है, जो कि मैं आप लोगों को और क्लियर कर देता हूं बच्चों, बड़ा डिफरेंस नहीं है, परंतु कभी कभार छोटे डिफरेंसेस मात दे देते हैं, और छोटे डिफरेंसेस भी हमारे दिमाग में नहीं रहने चाहिए। जैसे कि बच्चों एक चीज आप खुद सोचिए, कभी जीवन में दो शब्द आप लोगों ने और सुने होंगे, एक सुना होगा क्रेता और एक आपने सुना होगा विक्रेता। क्या क्या सुना है, क्रेता और विक्रेता। क्रेता को कहा जाता है बच्चों बायर, क्या कहा जाता है, बायर, और विक्रेता को कहा जाता है सेलर, ठीक है। क्रेता को क्या कहा जाएगा, बायर कहा जाएगा, विक्रेता को कहा जाएगा सेलर। क्रेता कौन है, खरीदने वाला है, जो सामान को खरीदेगा वो, और विक्रेता कौन है, जो बेचने वाला, सेल करने वाला, जो सामान को बेचने वाला है वो विक्रेता। देखो उत्पादन एक स्तर पर हुआ, एक बड़ी फैक्ट्री ने उत्पादन कर दिया, उसने अपने नीचे से जितने भी लोग नीचे हैं, मतलब जो उनसे खरीदते उस कंपनी से, उनसे खरीदा, फिर उन लोगों ने अपने नीचे जो दुकानें हैं उन दुकानों वालों को दे दिया, हाँ भाई तुम भी अब अपने अपने एरिया में बांट दो। तो बेचने वाला जो व्यक्ति है वो क्या कहलाता है, विक्रेता कहलाता है, और खरीदने वाला क्रेता। तो अब भी तो बोले गुरुजी आपने बोला कि वस्तु और सेवाओं का जो भी उपभोग करेगा वो उपभोक्ता कहलाएगा। बस यही डिफरेंस है बच्चों, यही डिफरेंस होता है बायर में और कंज्यूमर में, क्रेता में और उपभोक्ता में। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, छोटा सा है, और लगभग हम अर्थशास्त्र में दोनों को एक ही मान करके चलते हैं। बायर और कंज्यूमर को हम एक ही मानेंगे, पर फिर भी डिफरेंस है। बायर वह व्यक्ति है जो खरीदता है, जो वस्तु को खरीद रहा है, वस्तु या सेवाओं को खरीद रहा है, वह कौन है, बायर है बच्चों। पर जो उसका इस्तेमाल कर रहा है वो कंज्यूमर है बच्चों। आप जैसे मान लीजिए कल को आपके 12th में बहुत अच्छा रिजल्ट बन गया, आप 90+ लेकर के आ गए, आप इकोनॉमिक्स में 100/100 लेकर के आ गए। आपने सोचा गुरुजी ने इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छी पढ़ाई, गुरुजी को कुछ गिफ्ट देते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं, गुरुजी के लिए घड़ी लेकर के आ गया। आपने घड़ी खरीदी, अब घड़ी जो खरीदी किसने, आपने खरीदी है। किसके लिए खरीदी है, मनीष गुरुजी के लिए खरीदी है। अब जब गुरुजी के लिए खरीदी, उसका इस्तेमाल कौन करेगा, गुरुजी करेंगे। तो खरीदने वाले आप हो, इस्तेमाल करने वाला मैं हूं। मेरी भतीजी का बर्थडे है, मैंने कोई गिफ्ट खरीदा, और गिफ्ट जब खरीदा और गिफ्ट इस्तेमाल वो करेगी, तो वो उपभोक्ता है, मैं क्रेता हूं। पर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम मैंने खरीदी और मैंने ही खा ली, तो मैं उस समय क्रेता भी हूं और उपभोक्ता भी हूं। तो क्रेता में और उपभोक्ता में, बायर में और कंज्यूमर में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, परंतु आप लोगों को ये जो छोटे छोटे डिफरेंस है ना, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातों से ही हम बड़े बनते हैं बच्चों। आप किसी को जब छोटी से छोटी बात भी क्लियर कर दोगे ना, तभी कोई ये कहेगा यार वाह वाह बच्चे वाह, मन खुश कर दिया, तुमने क्या पढ़ाई करी है। तो वो छोटी से छोटी बात भी आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत में हमने बाजार जाना, उत्पादक और उपभोक्ता जाना, क्रेता और विक्रेता जाना। अब
आपको पता चल गया उपभोक्ता क्या है। अब इसके व्यवहार की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? व्यवहार की। अब गुरुजी यहां पे जो उपभोक्ता का व्यवहार है, उपभोक्ता का व्यवहार, उपभोक्ता का व्यवहार, ये व्यवहार कौन सा है गुरुजी? ये वही वाला व्यवहार है क्या जिसमें जैसे घर में मेहमान आते हैं तो मेहमान आते हैं तो हम उनके यूं झुक करके कमर को बिल्कुल नीचे ले जा करके पैर छूते हैं, और फिर वो जब घर से बाहर जाते हैं तो बिल्कुल अच्छे बच्चे बनते हैं हम लोग। जा रहे हो अंकल, आप अंकल जा रहे हो, देखो तो सही अंकल, एक बार देखो अंकल जा रहा हो अंकल 50-100 रुपए तो दे जाओ यार अंकल ऐसे क्या कंजूसी कर रहे हो, 20 रुपए में दे करके भाग रहे हो अंकल, 50 तो दे करके जाओ। हम जो अच्छा बनने का दिखावा करते हैं कि ये वो वाला व्यवहार है सर। कौन सा व्यवहार है ये? या जो मेहमान के घर से बाहर निकलते ही हम उनके गेस्ट रूम में पहुंचते हैं, टेबल उठाते हैं, नमकीन बिस्किट की प्लेटें उठाते हैं और जाकर के गप 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 खा लेते हैं, ये वही वाला व्यवहार है। कौन से व्यवहार की बात आप यहाँ पे कर रहे हो? तो व्यवहार का मतलब होता है, देखिए व्यवहार से हम लोग व्यक्ति को पहचान सकते हैं। आज जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप मुझसे तू तड़ाके में बात कर रहे हैं, सर तुम्हें पता नहीं, सर तू ऐसा ऐसा वैसा, तो मुझे क्या है पता चल जाएगा यार व्यक्ति ठीक नहीं है। आपके व्यवहार से, आपका बातचीत करना, आपका बोलना, आपका चलना, आपका खाना पीना, ये सब कुछ आपके व्यवहार में आता है। आप कैसा कपड़ा पहनते हैं, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे बोलते हैं, इन सबसे मैं पता लगा सकता हूँ ये व्यक्ति ठीक है या नहीं। ठीक है, आज कोई व्यक्ति गाली देकर के बात करता है तो मैं उसको अच्छा मानूंगा क्या? बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानेंगे। तो हम व्यक्ति के व्यवहार से पता लगा सकते हैं कि भैया वो व्यक्ति कैसा है। आप बहुत अच्छे से, बड़े ही तमीज से, बड़े ही शिद्दत से मुझसे बात करेंगे तो मैं कहूँगा यार बहुत अच्छा बच्चा है। तो हम हमारे व्यवहार से हम व्यक्ति का पता लगाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे उपभोक्ता का व्यवहार, और उपभोक्ता का व्यवहार क्या है कि भैया वो वस्तुओं को क्या करें? उपभोग करें। वो वस्तुओं को क्या करें? उपभोग करें। वस्तुओं को कंज्यूम करने वाला ही क्या कहलाता है? कंज्यूमर कहलाता है। तो वस्तुओं को उपभोग करें, ये उसका व्यवहार है। अगर वो उपभोक्ता उपभोग नहीं करेगा तो सारे के सारे जो उत्पादक हैं वो बेकार है। भाई आज अगर आप लोग डिमांड ही नहीं करोगे कि सर वीडियो बनाओ, तो अगर आप उपभोक्ताओं ने डिमांड नहीं करी तो उत्पादक का, मेरा तो काम खत्म हो गया ना। उपभोक्ता का जो व्यवहार की जब बात करते हैं तो उपभोग की बात करते हैं कि वो उपभोग करे, वो कंज्यूम करे, वो वस्तुओं को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इस्तेमाल करना उसका बड़ा जरूरी, क्योंकि वो इस्तेमाल करेगा तभी आगे चीजों का उत्पादन होगा। उत्पादन होगा तो लाखों लोगों को रोजगार मिलता रहेगा, हमारी अर्थव्यवस्था बड़े अच्छे तरीके से चलती रहेगी। अब ये जो उपभोक्ता किसी भी वस्तु का जब उपभोग करता है तो वो काफी चीजों पर निर्भर होता है बेटा, कि वो उस चीज का उपभोग करेगा या नहीं करेगा। सबसे पहले तो जिस भी वस्तु या सेवा को हम खरीदने जा रहे हैं उसकी कीमत, सबसे पहले तो वस्तु की जो कीमत है वो प्रभावित करेगी कि भाई साहब ये उपभोक्ता उपभोग करेगा या नहीं करेगा। जैसे काफी बार क्या होता है, हम जाते हैं और हम देखते हैं अरे यार नहीं, टी शर्ट तो 500 के अंदर में चाहिए थी, 800 की टी शर्ट है, नहीं 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 सर इतनी तो नहीं, इतना हमारा बजट नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? वस्तु की कीमत की तरफ हमारा ध्यान जाता है। वस्तु की कीमत एक ऐसी चीज है जो ये हमसे तय करवाती है कि साहब हम ये चीज खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। उसके बाद वस्तु की कीमत से भी अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो वो है आय, इनकम। आपकी इनकम कितनी है? क्योंकि अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आप कोई भी सामान खरीद सकते हो। हम बहुत सी बार कहते हैं ना ये चीज हमारे बजट में नहीं है, मतलब जितनी मेरी इनकम है, जितना मेरा आय है उससे बाहर है उतना तो मैं खरीद नहीं सकता, मेरे खर्चे जितने हो रहे हैं उसमें तो बहुत ज्यादा जुड़ जाएगा भैया। तो आप वस्तु की कीमत भी देखोगे और साथ में ये भी देखोगे कि आपकी उसको खरीदने जितनी आय है या नहीं है, खरीदने जितनी इनकम है या नहीं है। तो उपभोक्ता किसी भी वस्तु का उपभोग करेगा तो वस्तु की कीमत, उसके अलावा उसकी आय, और इसके अलावा जो वस्तु आप खरीद रहे हो, जो वस्तु आप खरीदने की इच्छा रखते हो उसी के साथ की वस्तु, वस्तु के साथ की वस्तु, वस्तु के साथ की वस्तु। पे वस्तु के साथ की वस्तु का मतलब क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल चाय और कॉफी। बच्चों चाय और कॉफी में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, आप चाय पी लो चाहे कॉफी पी लो। अब एक बात मान लीजिए जैसे कि चाय भी 10 की आ रही है और कॉफी भी 10 की आ रही है, और सडनली क्या हो, आप चाय पीते हो और कल को चाय 15 की हो जाए तो आप कॉफी पर ट्रांसफर कर जाओगे। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत बढ़ गई और आपकी जो आय है, आपका जो इनकम है, जो आपका बजट जैसे मैं कह रहा हूं वो 10 रुपए का ही है कि भैया डेली चाय पे 10 रुपए ही खर्च करने पर अब चाय की कीमत 15 हो चुकी है, तो आपने क्या करा? कॉफी पर आप ट्रांसफर हो गए। तो जो दूसरे वस्तु हैं
उसी वस्तु के आसपास की जो वस्तु हैं जो कि हमारे संतुष्टि को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगी, जैसी चाय में मैं खुश हो रहा था वैसे मैं कॉफी में खुश हो जाऊंगा, तो उनकी क्या कीमत होती है वो भी निर्भर करती है। आज आप कोको कोला पियो या थम्सअप पियो, आप कोको कोला के शौकीन है, कोको कोला के शौकीन है तो भैया रेट बढ़ गई, बोले थम्सअप पी लेंगे यार, दोनों ब्लैक ब्लैक है, एक जैसा ही मजा आएगा, ठीक है, तो कोई सी भी पी ली, तो वो क्या है, वस्तुओं के साथ की जो वस्तु है उसकी कीमत भी प्रभावित करती है। इसके अलावा हमारी रुचि, उस चीज में हमारा कितना टेस्ट है, हमारा कितना इंटरेस्ट है, ठीक है, टेस्ट भी डिपेंड करता है। अगर जैसे मान लीजिए कोई चीज आपको बहुत ही ज्यादा प्यारी है, तो चाहे वो कितनी ही महंगी क्यों ना आ रही हो या कितनी ही महंगी क्यों ना हो जाए, आप उसको खरीदोगे ही खरीदोगे। अगर आज मान लीजिए मुझे घड़ी का शौक है कि नहीं साहब, घड़ी तो चाहिए ही चाहिए हाथ पे, अब चाहे घड़ी 500 की मिले, 1000 की मिले, साहब अपन तो खरीद करके लेकर के ही आएंगे, चाहे कुछ भी बिगड़ जाए। किसी को गाड़ियों का शौक होता है, गाड़ी खरीदनी ही खरीदनी है, तो कोई वस्तु को हम कब खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे वो हमारे टेस्ट पर, हमारी रुचि पर भी निर्भर करता है कि भैया हमें उस चीज में टेस्ट होता है या नहीं होता, हमारी प्रेफरेंस क्या होती है। इसके अलावा हम कभी कभार कुछ सामानों की कोटि भी देखते हैं, उनका गुण भी देखते हैं कि वो कितनी आवश्यक है, कितनी आवश्यक है। जैसे कि आज मैं कहूँ खाने पीने का सामान, ठीक है, गेहूं हो गया, अनाज हो गया, सब्जी हो गया, अभी कितनी भी महंगी हो खरीदनी पड़ेगी भैया, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, आवश्यकता है भाई, जीना है तो खाना है, और खाना है तो चाहे कितने ही पैसों क्या हो खरीदनी पड़ेगी। कोरोना के समय में काफी चीजें महंगी बिकी, लोगों ने खरीदा है ना, खरीद करके खाया ही है ना, तो आवश्यकता उसकी कितनी है यह भी डिपेंड होता है। तो एक उपभोक्ता किसी वस्तु को उपभोग करेगा या नहीं करेगा वो उस वस्तु की कीमत पर निर्भर करता है, उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है, वस्तु के साथ की जो दूसरी आसपास की वस्तु है उन पर निर्भर करता है, उपभोक्ता की रुचि, उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, उसका टेस्ट कैसा है उस पर निर्भर करता है, और वो उस वस्तु का जो गुण है आवश्यक है या नहीं है ये इस पर भी निर्भर करता है। तो एक उपभोक्ता के किसी वस्तु को उपभोग करने के लिए उसके काफी फैक्टर्स, काफी चीजें क्या करती हैं, उसको प्रभावित करती हैं कि भैया वो इस चीज को उपभोग करेगा या नहीं करेगा। अब अगर हम एक उपभोक्ता के तौर पर, मैं आज ये कहता हूं इकोनॉमिक्स या सोशल साइंस के सब्जेक्ट की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि आप खुद के ऊपर लेकर के देख सकते हैं, आप खुद के ऊपर सोच करके देख सकते हैं। आज आप खुद को उपभोक्ता समझो कि भैया मार्केट में मैं कुछ खुद के लिए खरीदने जा रहा हूं, तो क्या आप उसकी कीमत नहीं देखते हो? क्या आप अपना बजट नहीं देखते हो कि मम्मी ने 500 रुपए दे करके भेजे तो 500 के अंदर अंदर का ही खरीदना है? आप उस वस्तु के आसपास की वस्तु, यार ये वाली टी शर्ट और ये वाली टी शर्ट दोनों लगभग सेम है, ये वाली खरीद लेते, कम में मिल रही है। आप रुचि टेस्ट नहीं देखते हो कि भाई मेरा उसमें टेस्ट है या नहीं, इंटरेस्ट है। आज आपको टी शर्ट पहनना ही पसंद नहीं, आपको पहनना ही शर्ट पसंद है, तो आप शर्ट ही खरीदोगे चाहे कितनी महंगी क्यों ना आ जाए। वो आवश्यक है या जरूरी है या नहीं है? यार अब भी कपड़े होल्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल सारे कपड़े फट गए तो भाई आज तो खरीदना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप पर भी निर्भर होती है, मुझ पर भी निर्भर होती है, हर व्यक्ति पर निर्भर होती है। तो आप खुद के ऊपर लेकर करके देखो। और हम क्या चाहता है उपभोक्ता, एक उपभोक्ता, मेरे प्यारे बच्चों, इस देश का उपभोक्ता, पूरी दुनिया का हर एक उपभोक्ता क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि कम से कम कीमत में, कम से कम कीमत में मुझे ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि मिल जाए। मुझे क्या मिल जाए? ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि मिल जाए। मतलब मेरी जो आय है, जो मेरी इनकम है, उस इनकम में मैं जो जो चाहता हूं वो मुझे मिल जाए। मतलब कम कम कीमतों पर मुझे सारी चीजें मिल जाए, और मेरा जो संतुष्टि का स्तर है, जो मेरा सेटिस्फेक्शन का स्तर है, वो बना रहना चाहिए। मतलब मैं बिल्कुल संतुष्ट हो जाऊं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं, यूट्यूब से आप बिल्कुल फ्री पढ़ रहे हैं, तो कीमत बिल्कुल कम है। आप चाहते हो ना पढ़ करके IAS बनना हो, बड़े बड़े पदों पर पहुंचना, फ्री में पढ़ना चाहते हो। अब ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप संतुष्ट हो या नहीं हो, कि नहीं यार सर जो लर्निंग आर्ट्स में पढ़ाते हैं ना, टॉप क्लास पढ़ाते हैं भैया, बिल्कुल सेटिस्फाइड हूं, उनके लेक्चर देखे बिना तो नींद ही नहीं आती। ठीक है, बिल्कुल सेटिस्फाइड हूं। ये संतुष्टि का स्तर आप बताओगे। मैंने कहीं से कोई सामान खरीदा, फिर मैं बोलूं हाँ यार मेरे बजट में भी आया और मैं खुश हूं, संतुष्ट हूं। तो संतुष्टि का स्तर, हम कभी भी किसी भी वस्तु का उपभोग करते हैं तो हम हमारी संतुष्टि के स्तर के लिए करते हैं कि हम सेटिस्फाइड हो जाए, हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हो। आप मार्केट में हजारों दुकानें होंगी, उन हजारों दुकानों में से किसी एक दो विशेष दुकानों पे जाते हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है वहां से मैं सामान खरीदूंगा या खरीदूंगी तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो कोई भी उपभोक्ता बच्चों कोई भी वस्तु खरीदता है या उपभोग करता है तो संतुष्टि के लिए करता है कि उसको संतुष्टि प्रदान हो, उसको सेटिस्फेक्शन मिले। और सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा? जब उसको कम से कम कीमत में, मतलब उसकी आय जितनी है, उसकी इनकम जितनी है, उस इनकम के अंदर उसको
वो सामान मिल जाए, वो वस्तु या वो सेवा प्राप्त हो जाए तो वो संतुष्ट हो जाएगा, वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। ये उपभोक्ता का व्यवहार है कि वो कम से कम कीमतों में बेहतर से बेहतर सामान खरीद कर करके संतुष्ट होना चाहता है, संतुष्टि का जो लेवल है वो पाना चाहता है। यही उसका व्यवहार है और उसी के व्यवहार को हमें समझना है कि वो कब कम कीमत पे खरीदेगा, कब ज्यादा कीमत पे खरीदेगा, कब वो ज्यादा वस्तु और सेवाओं की मांग करेगा, कब को वो कम वस्तु और सेवाओं की मांग करेगा। ये जो व्यवहार है, इसी व्यवहार को समझना है, उसी के सिद्धांत को समझना है। तो अब से हमारे आने वाले इस चैप्टर के लेक्चर पूरे के पूरे उपभोक्ता पर होंगे, कंज्यूमर पर होंगे, ठीक है। और इसके बाद आने वाले जो चैप्टर होंगे वो उत्पादक के व्यवहार की भी बात करेंगे। पर अभी इस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ उपभोक्ता की बात करनी है, कंज्यूमर की बात करनी है। और बच्चों, मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये बात, दो बातें ध्यान रखिएगा। पहली बात, चाहे मनीष सर कितना ही अच्छा पढ़ाए, चाहे कितना ही घटिया पढ़ाए, पर मनीष सर के पास ऐसी कोई भी जड़ी बूटी नहीं है जो बिल्कुल यूं देंगे और आप लोगों के घर पे पहुंचा देंगे और आप पी लोगे और आपको समझ में आ जाएगा। आपको देखना पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और जिस दिन पढ़ा रहा हूं उसी दिन आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे ना तो बहुत अच्छी बात है। पर आप सोचो नहीं कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा, आगे पढ़ लूंगा, तो भैया ये इकोनॉमिक्स ऐसी है कि जिधर से एंटर होती है ना अपोजिट साइड से आउट भी हो जाती है, जल्दी आउट होती है। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट वाले सब्जेक्ट है, जब तक समझ में आएंगे तब तक ही मजा आएगा, नहीं आए तो बिल्कुल बाहर है। तो इसलिए जब समझा रहा हूं अच्छे से आप इसको समझ लीजिएगा। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आप उपभोक्ता के चैप्टर की बात कर रहे हो, हमेशा खुद के ऊपर लेकर के देखना कि हाँ साहब मैं कोई सामान वस्तु खरीदने जा रहा हूं, मुझे किसी वस्तु या सेवा का इस्तेमाल करना है तो मैं क्या सोचूंगा या सोचूंगी। मैं उपभोक्ता क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, क्रेता विक्रेता क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। जब सारे छोटे छोटे शब्द मैंने आपको क्लियर कर दिए तो हर चीज आपको खुद के ऊपर लेकर करके देखनी है। इन दो बातों का ध्यान इस पूरे चैप्टर में रखिएगा। तीसरी बात यह है कि अब इस चैप्टर से एक नई शुरुआत होगी, वो है बच्चों वक्र की, ठीक है, वक्र या जिसको कहा जाता है कर्व। और अगर आपने अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र ली है, व्यष्टि अर्थशास्त्र आप पढ़ रहे हो और उसमें वक्र नहीं पढ़ा, वक्र नहीं बनाए तो आपकी जिंदगी बर्बाद है बेटा, ठीक है ना। अगर आप लोग एग्जाम में एक पेज लिख करके आते हो और दूसरा व्यक्ति आधा पेज लिख करके आधा वक्र बना करके आता है तो जो टीचर होगा वो दूसरे व्यक्ति को ज्यादा नंबर देगा, क्योंकि वक्र बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। वक्र के बिना जीवन बर्बाद है व्यष्टि अर्थशास्त्र के बच्चों का। तो वक्र बनाना मेरे साथ सीखते जाना, गारंटी के साथ है, दिमाग में इन करवा दूंगा। बस आपकी मेरी जिम्मेदारी यह है कि मैं आपके दिमाग में इन करवा दूंगा और आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप उसको आउट मत होने देना, बाहर मत जाने देना। बस फिर अपनी जोड़ी जमेगी और 100 में से 100 इको में आएंगे। उपभोक्ता, एक उपभोक्ता वह है जो वस्तुओं व सेवाओं को अपनी संतुष्टि के लिए खरीदता है, ठीक है। तो उपभोक्ता कौन होगा? जो वस्तुओं और सेवाओं को अपनी संतुष्टि के लिए। और संतुष्टि क्यों? क्योंकि उसको उस वस्तु की आवश्यकता है, उस वस्तु या उस सेवा की जरूरत है। उसको जरूरत है तो वो जरूरत में ऐसा चाहेगा कि भैया मैं जो भी सामान या जो भी सेवा खरीदूं बस मैं उससे संतुष्ट हो जाऊं। संतुष्टि बड़ी जरूरी है, सेटिस्फेक्शन होना बड़ा जरूरी है। आज आप एक तो क्या होता है, काफी बच्चे होते हैं जो दोस्तों के चक्कर में साइंस मैथ ले लेंगे, बायो ले लेंगे, माता पिता के फोर्स में ले लेंगे, पर वो पढ़ते समय संतुष्ट नहीं होते हैं, मजबूरी में पढ़ रहे हैं, दे रहे हैं धक्के जिंदगी के, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। और आपने आर्ट्स अपनी मर्जी से लिया है आप आज पढ़ करके संतुष्ट हो रहे हैं, भाई मजा आ रहा है भैया, बहुत कुछ दुनिया के बारे में सीखने को मिल रहा है, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, इको में, मजा आ रहा है। संतुष्ट होना बड़ा जरूरी, सेटिस्फेक्शन होना बड़ा जरूरी। रेस्टोरेंट में जाते हैं मतलब मजा ही आ गया यार, वेटर 3 बार सर 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 बोल रहा था, मैम 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 बोल रहा था, इतनी इज्जत तो घर वाले नहीं देते, बढ़िया मजा आ गया, संतुष्ट है अपन। तो संतुष्टि होना जरूरी है। और ये संतुष्टि क्यों है? क्योंकि हम आवश्यकता है, हमारी जरूरत है, और जरूरत तभी पूरी होगी जब हम किसी वस्तु और सेवा को खरीदेंगे या उसका इस्तेमाल करेंगे। और इस्तेमाल करेंगे तब हम क्या कहलाएंगे बच्चों? उपभोक्ता कहलाएंगे। उसका मुख्य उद्देश्य अपनी आय को विभिन्न वस्तु एवं सेवाओं पर इस तरह से खर्च करना होता है ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। तो हम सभी ये चाहते हैं कि जो भी हमारी आय है, जो भी हमारी इनकम है, जो भी हम पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे को विभिन्न अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करें। ये वस्तु भी खरीद ली, ये वस्तु भी खरीद ली, ये वस्तु भी खरीद ली, और अधिकतम ज्यादा से ज्यादा क्या होनी चाहिए? संतुष्टि होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हमारा क्या होना चाहिए? सेटिस्फेक्शन लेवल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक भैया को दर्शाया, ये बैग में 2-3 बैगों में 2-3 सामान भर करके ले जा रहे हैं। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि भैया आपको मम्मी ने 100 रुपए दिए। कितने दिए? 100 रुपए दिए। 100 से ज्यादा नहीं देगी मम्मी। और बच्चों को ज्यादा पैसे देने भी नहीं चाहिए, बच्चे बिगड़ जाते हैं। बच्चों, मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों को आपके घर वाले महीने के कितने देते हैं कितने नहीं, पर जब तक मैं 10th में था ना बच्चों 10th तक मेरे मम्मी पापा मुझे
शाम को डेली 2 रुपए दिया करते थे। और वो 2 रुपए क्यों? वो पार्ले जी का बिस्किट आया करता था। तो उस समय जो दूध की थैली, जो आधा किलो की दूध की थैली आती है, वो 8 रुपए की आया करती थी और 2 रुपए का मेरा पार्ले जी का बिस्किट आया करता था। और मैं एक इंग्लिश मीडियम, एक सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा हूँ। मैं जब मेरे दोस्तों की सुनता था ना कि उनको 1000 डेढ़ हजार रुपए पॉकेट मनी मिलता है, मैं शॉक्ड होता था कि यार अपन 2 रुपए में इतना कुछ कर लेते हैं। ये 1000 या 1500 में पता नहीं ऐसा क्या करते होंगे। फिर भी वो कहते थे यार पैसे नहीं है, ये नहीं है। तो अब उनके थोड़ा शौक भी आप समझ सकते हैं, बड़े हाई फाई होंगे। तो अपन ने 10 तक तो बिल्कुल भी पैसों की घर से डिमांड कभी करी नहीं। शाम को कोई मम्मी के पास कोई लेडीज आकर के बैठी रहती थी तो बस मैं मम्मी को दूर से इशारा करता था, मम्मी मम्मी। बस वो ये 2 उंगली का इशारा करते मम्मी समझ जाती थी और कह देती थी बेटा वहां पर रखे हुए, जा तेरा बिस्किट लिया। बस उसमें 10 तक का जीवन उसमें निकला और उसमें खुशी थी मुझे। 11th में आकर के जब मुझे हाउस कैप्टन बनाया, हमारा हाउस हुआ करते थे 4 हाउस, येलो हाउस, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस, रेड हाउस। तो एक हाउस का कैप्टन बनाना मतलब आपके 300-400 बच्चों के ऊपर आप हेड हो चुके हो उस स्कूल में। तो मेरे मम्मी को कहा यार मम्मी देखो अब मैं थोड़ा सा मेरा लेवल बढ़ चुका है तो थोड़ा सा कुछ बढ़ाओ। तो उस समय मुझे महीने के 100 रुपए देना मेरे घर वालों ने शुरू करा बेटा, महीने के 100 रुपए देते थे, ठीक है। और आज भी आप बिलीव नहीं करेंगे पर मुझे मेरे घर वाले महीने के 350-400 रुपए देते हैं। वो 400 रुपए के अंदर ही मैं मेरा जो खर्चा है वो पूरा करता हूँ। बाकी मेरी पूरी सैलरी मैं अपने घर पे ट्रांसफर करता हूँ। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं अपना गुणगान नहीं गा रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे माता पिता का जो ये व्यवहार रहा, उस व्यवहार के कारण हमने बचत करना सीखा। हमने हमारी इच्छाओं को कॉम्प्रोमाइज करना सीखा कि नहीं, परिवार की स्थिति को भी हमें देखना चाहिए। हर बार इच्छा प्रबल नहीं होती, हर बार इच्छा जरूरी नहीं होती, कभी कभार परिवार की स्थिति देख कर करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। और कहा जाता है कि जब बड़े जैसा करते ना, छोटे हम वैसा ही करते हैं। हमने फर्स्ट ईयर में आकर करके मैंने मोबाइल स्मार्टफोन ले लिया था। मेरे पिताजी रेलवे में एक अच्छी खासी पोस्ट पर होने के बावजूद भी उन्होंने 45 से 50 साल की उम्र तक उन्होंने एक कीपैड फ़ोन चलाया था। तो मैं कैसे कह दूं कि नहीं साहब मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए? मैं कैसे कह दूं जब मेरे बड़े बड़े भाइयों ने कीपैड फ़ोन चलाया और मैं उनको कहूँ कि उनसे पहले मुझे स्मार्टफोन चाहिए? कभी नहीं। तो उनका व्यवहार देखते हुए मैंने अपने संस्कारों को, अपने व्यवहार को उस प्रकार से बनाया। तो अगर आप भी उदाहरण में लेकर के चलिए कि 100 रुपये आपको आपकी मम्मी ने दिए और आपकी मम्मी ने ये कहा कि देखो बेटा जी बात ऐसी है, 50 रुपये के आप केले ले आना और 50 रुपये की अनार ले आना। देखो वैसे 50 रुपये में ना तो अनार आएगी, केले तो आ जाते हैं, केले पहले सस्ते थे अब तो महंगे हो गए, 40 के आसपास पहुंच गए, ठीक है। अब आप गए बाजार में उठा करके थैला, ठीक है, थैला उठाया बाजार में गए। अब बाजार में गए तो आपने अंकल को बोला अंकल 1 किलो केला 1 किलो अनार। तो अंकल ने बोला भैया देखो क्या बात है, बात ऐसी है कि देखो 60 रुपये के तो हो गई है अनार और जो केले हैं वो 50 रुपये के हैं। अब आपने लगाया दिमाग, आपने बोला कि अनार 60 रुपये की 1 किलो, ठीक है, और केले 50 के 1 किलो आ जाएंगे। मैं 1-1 किलो लूँ तो दोनों 110 रुपये, पर अपने पास तो 100 ही रुपये, 10 रुपये कहाँ से लाएंगे? तो इसलिए आपने अंकल को बोला अंकल आप एक काम करो 50 की अनार ही दे दो, 60 की 1 किलो मत करो। तो आपने अपने बजट में क्या है 50-50 रुपए की चीजें खरीद ली। तो आप संतुष्ट हो गए कि यार कोई बात नहीं, एक ही तो अनार कम हुई है, कोई बात नहीं, हम संतुष्ट हैं, हम सेटिस्फाइड है। तो सेटिस्फाई होने के लिए तो हम चाहते कि जो हमारी आय है, जो हमारी इनकम है, हम उसको ज्यादा से ज्यादा अलग से अलग वस्तु पे खर्चा करें और हमें संतुष्टि का स्तर मिलना चाहिए। इस अध्याय में हम एक व्यक्तिगत उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो बार बार बात करेगी वो व्यक्तिगत की बात करेगी, एक इंडिविजुअल की बात करेगी, एक व्यक्ति की बच्चों वो बात करेगी, एक व्यक्ति की बात करेगी हमेशा, ठीक है। यही व्यष्टि अर्थशास्त्र ने मैं आपको अध्याय 1 में भी पढ़ाया था। और हम अब भी जो बात करेंगे इस चैप्टर में एक एक इंडिविजुअल उपभोक्ता की, एक आप हो, एक मैं हूं, एक वो है, एक एक उपभोक्ता के व्यवहार की बात हम लोग करने जा रहे हैं। उपभोक्ता को यह निर्णय करना होता है कि वह अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर किस प्रकार व्यय करेगा। तो उपभोक्ता को यह निर्णय करना पड़ता है, डिसीजन करना पड़ता है कि जो उसकी इनकम है वो उसको कहां कहां खर्चा करे। जैसे कि मैंने आपको पहले चैप्टर में समझाया था कि भाई 1000 रुपये अगर आपके घर वाले आपको देते हैं तो आप कहोगे भाई 300 रुपये, जैसे मान लो कि मेरी किताबों के 200 रुपये मुझे साइकिल ठीक करवानी है, 300 रुपये आपकी और कुछ जरूरतों में हो जाएंगे, ठीक है, 400 रुपये और। तो अब आपने देखा कि साहब मैं इनमें प्राथमिकताएं दूंगा। सबसे पहले तो स्कूल जाने के लिए मेरी साइकिल जरूरी है, उसके बाद मेरे लिए किताबें जरूरी हैं, उसके बाद जैसे मान लीजिए किसी का मम्मी का बर्थडे आ रहा है तो मम्मी का बर्थडे जरूरी है, दोस्त का बर्थडे आगे देख लेंगे। तो हम क्या है निर्णय करते हैं कि हमें कौन सी वस्तु पर पैसा खर्च करना है और कौन सी पर नहीं करना। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है कि डिसाइड करा इधर जाऊँ या इधर जाऊँ,
किधर जाऊं, मैं इधर चला मैं उधर चला, पर वो अभी कहीं नहीं चल रहा है, वो यही है। तो ये इसलिए दर्शाया गया है कि हम कौन सी चीज खरीदेंगे और कौन सी चीज नहीं खरीदेंगे। अर्थशास्त्र इसे चुनाव की समस्या कहते हैं, और अर्थशास्त्री जो है, इकोनॉमिस्ट है, जो पढ़े लिखे अर्थशास्त्री लोग हैं, वो इसे चुनाव की समस्या कहते हैं कि भाई आपको चुनना पड़ता है। और इसी चुनाव की समस्या के कारण क्या पैदा हुई थी, आर्थिक जो केंद्रीय समस्या है अर्थव्यवस्था की, कि क्या बनाएं, ठीक है, कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें, वो आर्थिक समस्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले के चैप्टर में। अतः स्वाभाविक रूप से कोई भी उपभोक्ता वस्तुओं के ऐसे संयोजन को प्राप्त करना चाहेगा जो उसे अधिकतम संतोष प्रदान करे। तो स्वाभाविक रूप से हम एक ऐसा संयोजन, या हम कह सकते हैं एक ऐसा ग्रुप, या हम कुछ ऐसा वस्तुओं का ग्रुप खरीदना चाहेंगे जिससे कि हमें अधिकतम संतोष हो। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आपने 60 रुपए के अनार होने के बाद भी 50 के अनार और 50 के केले खरीद लिए, आप वो एक ग्रुप बन गया कि भाई 50 के अनार और 50 के केले। और इसी प्रकार से खरीदना चाहेंगे कि आपको अधिकतम संतोष, ज्यादा से ज्यादा संतोष और ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको होना चाहिए। ये सर्वोत्तम संयोग क्या है, ठीक है। संयोग का मतलब क्या होता है बेटा, कोइंसिडेंस जिसको कहा जाता है, ठीक है। जैसे मैं हर बार उदाहरण देता हूं कि जैसे मान लीजिए मैं मार्केट गया और वहां पर आप भी मुझे मिल जाते हैं, तो ये कोइंसिडेंस की बात है, प्लानिंग के साथ नहीं गए थे। जहां पर प्लानिंग नहीं होती और अचानक कोई घटना घट जाए उसको संयोग कहा जाता है। तो ये सर्वोत्तम संयोग क्या है कि भैया हाँ 50 के केले और 50 के अनार में ही मैं संतुष्ट हो गया। ये संयोग जो है, ये सर्वोत्तम जो बेस्ट है वो क्या है, ये उपभोक्ता की रुचियों, वह कितना व्यय कर सकता है, वस्तु की कीमत और उसकी आय पर निर्भर करता है। तो ये हर व्यक्ति का अलग अलग होगा। हर व्यक्ति का अलग अलग कैसे होगा कि उसकी रुचि क्या है। हो सकता है कि भाई साहब मेरे केले में रुचि ना हो, अनार में रुचि हो, तो मैं उसको ये बोल दूंगा भाई 60 रुपए के अनार कर दो, 40 के केले कर दो, ठीक है। रुचि पे डिपेंड हो सकता है। किसी का रुचि दोनों में हो, 50 के केले 50 की अनार खरीद ली। किसी की रुचि हो सकती है अनार में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो, तो वो बोलेगा 100 के 100 केले कर दो, या 80 के केले कर दो, 20 की 1-2 अनार पटक दो, कोई घर पे खाएगा तो खा लेगा। तो उपभोक्ता की रुचि कितनी है। दूसरी बात, वो व्यय कितना कर सकता है, खर्चा कितना कर सकता है। आप 100 रुपए लेकर के गए थे, हो सकता है दूसरा 500 ले जाए, 700 ले जाए, 800 ले जाए। तीसरा, वस्तुओं की कीमतें कितनी है, कीमत पर भी निर्भर करता है। अगर मान लो कि वहीं पर मैंने बोला अनार के 60 रुपए हो गए, वो बोलते हैं अनार 40 रुपए किलो हो गई है, मतलब 10 रुपए बच रहे हैं, तो आप 10 की एक्स्ट्रा अनार भी खरीद सकते हो। और उसकी आय कितनी है, उसकी इनकम कितनी है, ये बड़ा मैटर होता है। तो ये जो सर्वोत्तम संयोग है क्या होता है, ये क्या दीदी ने दर्शाया है, ऐसा बिल्कुल दीदी शॉक्ड है, ठीक है। ये सर्वोत्तम संयोग क्या होता है, ये सर्वोत्तम संयोग व्यक्ति के उपभोक्ता की रुचि पर, उसके व्यय करने की शक्ति पर, उसकी वस्तुओं की कीमतों पर और आय पर निर्भर करता है। अब बात करेंगे प्रारंभिक संकेतन तथा अभिग्रह की, ठीक है। प्रारंभिक संकेतन या अभिग्रह, इनको प्रीलिमिनरी नोटेशंस एंड अजम्पशंस कहा गया है। आप ये एनसीईआरटी का पहला ही टॉपिक है, और अपन जो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं बेटा, वो 2-3 बुक से मिला करके पढ़ते हैं। आपको आसान से आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अभिग्रह का मतलब यहाँ पे अजम्पशन है बेटा। अजम्पशन का मतलब है कुछ चीजें मान्यता है, आपको मान करके चलना है। कभी भी कमेंट में ऐसा सवाल नहीं आना चाहिए सर ऐसा तो ऐसा क्यों, ठीक है। कुछ मान्यता है, मान्यता का मतलब ये है कि आपको मान करके चलना है। जैसे हम आलू को आलू कहते हैं, आपने मान लिया, मैंने भी मान लिया। भिंडी को भिंडी कहते हैं, आपने मान लिया, मैंने भी मान लिया। ये जो मान लेते हैं ना, बस वो मान करके चलना है। कुछ चीजें हमें मान करके चलनी है, वो क्या क्या मान करके चलना है वो हम इसमें भी देखेंगे और पूरे चैप्टर में भी देखेंगे। वहां दिमाग को घुमाना नहीं है कि ऐसा क्यों, ठीक है। दिल यहां क्यों होता है, यहां क्यों नहीं होता, ठीक है। सिर यहां पर क्यों है, नीचे क्यों नहीं है, ठीक है ना। तो दिमाग नहीं लगाना आप लोगों को वहां पर। वो चीजें मान्यता है, वो फिक्स्ड है, उनको मान करके चलना, अजम्पशन कर लेना है कि हाँ भैया वो ऐसा ही होता है, ओके। उपभोक्ता सामान्य रूप से बहुत सी वस्तुओं का उपभोग करता है, परंतु सरलीकरण के लिए हम उपभोक्ता की चयन समस्या पर ऐसी स्थिति में विचार करेंगे जहां केवल 2 ही वस्तुएं हो। हम इन दोनों वस्तुओं का केला तथा आम कहेंगे। तो देखो, वैसे तो क्या होता है कि नॉर्मल लाइफ में आप देखेंगे तो उपभोक्ता बहुत सारी वस्तुओं का उपभोग करता है। आप भी देखिए, हम खाने पीने के सामान भी बहुत सारे अलग अलग सामान जो है वो खरीदते हैं। परंतु आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा हम इसको ईजी बना देते हैं, सरल बना देते हैं। और सरल बनाने के लिए उपभोक्ता की जो चयन की समस्या है उसको हम सिर्फ और सिर्फ 2 ही वस्तुओं में मान करके चलेंगे। पूरे में हम यही मानेंगे कि 2 ही वस्तुएं हैं, एक केला और आम, सिर्फ 2 वस्तुएं। वो बहुत उपभोक्ता बहुत सारी वस्तुएं खरीदता है, परंतु हम ये मानेंगे कि सिर्फ 2 ही वस्तुएं हैं, केला और आम।
दोनों वस्तुओं की मात्राओं की कोई भी सम्मिलित राशि को उपभोक्ता बंडल अथवा संक्षेप में बंडल कह सकते हैं। दोनों वस्तुओं की मात्राओं की कोई भी सम्मिलित राशि को उपभोक्ता बंडल अथवा संक्षेप में बंडल कह सकते हैं। तो आपने जैसे मान लीजिए कि क्या क्या, जैसे एक्स और वाई, केला और आम खरीदा, ठीक है, तो केला कितने का खरीदा, आम कितने का खरीदा, कितना कितना खरीदा, ये जो है ये एक जो ग्रुप बना है केले और आम खरीदने का, इसको क्या कहा जाएगा, उपभोक्ता का बंडल कहा जाएगा या बंडल कहा जाएगा। ओके, क्लियर। अब आ जाते हैं नोट पर। नोट में ध्यान रखना है वस्तुओं शब्द का प्रयोग सर्वत्र वस्तुओं सेवाओं दोनों के लिए किया गया है। तो जब जब भी अगर कहीं पर वस्तुओं शब्द आपको अकेला देखने को मिले तो वो अकेला नहीं है, वहां पर वस्तु और सेवाओं दोनों को ही काउंट करा गया है। मतलब जिनको छू करके आप महसूस कर सकते हैं वो भी, और जिनको नहीं महसूस, सिर्फ महसूस कर सकते हैं वो भी, वस्तु और सेवाओं दोनों के लिए है। यह धारणा है कि वस्तुएं केवल दो हो विश्लेषण को सरल कर देती है और सरल आरेखों के जरिए महत्वपूर्ण संकल्पनाओं को समझने में सहायक होती है। तो ये धारणा जो हमने मानी है कि सिर्फ दो ही वस्तु हैं, तो उनको आप मान करके चलिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको समझने में आसान होगा, आसान से हम वक्र बना पाएंगे और आसानी से आपको समझा पाएंगे, समझना थोड़ा सा सरल होगा। चलिए बच्चों, ये आप लोगों का जो आज इस चैप्टर 2 का लेक्चर 1 था ये कंप्लीट। ये थोड़ा सा नया है आप लोगों के लिए, हट करके है, हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, पर लगने नहीं दूंगा मैं, ऐसा विश्वास है। और आज लगा या नहीं लगा ये आप मुझे बताइएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने चैनल को बढ़ाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, हर बच्चे तक पहुंचाइए, जिससे कि वो शिक्षा से वंचित ना रहे, वो भी इस शिक्षा का उपभोग कर सके। और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लर्निंग आर्ट्स टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे रखा है, उसको भी ज्वाइन करें, जिससे आपको सभी जानकारियां मिलती रहे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।